अब मेन राइडिंग सिस्टम की बात करते हैं, एमआरएस। एमआरएस का अगर फुल फॉर्म पूछ दे क्या होगा, तो मेन राइडिंग सिस्टम। तो मेन राइडिंग सिस्टम कहाँ जरूरत पड़ा कि जहाँ पे 1 किलोमीटर लंबा रोड था, या ट्रेवलिंग इज अराडुअस, मतलब उबड़ खाबड़ वगैरह था, सही रास्ता नहीं था, तो वहाँ पे मेन राइडिंग सिस्टम लाने की जरूरत पड़ा। तो मेन राइडिंग सिस्टम जो अभी कहाँ कहाँ है, चर्चा माइंस है ना, चर्चा। चर्चा जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे 3 सेट है। सिंघली अंडरग्राउंड जो है वहाँ पे भी है। बागदेवा है वहाँ पे है। बहरा बांध, शीतल धारा, कुर्जा, कपिल धारा अंडरग्राउंड, फिर क्या है, बंगावार अंडरग्राउंड, शिवानी अंडरग्राउंड, नौपारा अंडरग्राउंड, झिलमिली अंडरग्राउंड, झिरिया अंडरग्राउंड, राजेंद्र अंडरग्राउंड और केटकोना अंडरग्राउंड। ऐसा ऐसा नाम लिखा हुआ है ना। तो ये सभी में मेन राइडिंग सिस्टम है। लेकिन अभी क्या पूछता है क्वेश्चन में कि प्रपोजल ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एमआरएस एट खेरहा अंडरग्राउंड, गायत्री अंडरग्राउंड, ढेलवा डी अंडरग्राउंड, एनसीपीएच, हल्दीबाड़ी अंडरग्राउंड, केटकोना अंडरग्राउंड में अभी अंडर प्रोसेस है। ठीक है, मतलब ये सब जो ऑलरेडी ऊपर वाला है, सब में तो ऑलरेडी है मेन राइडिंग सिस्टम, लेकिन इस सब में अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। किसमें, खेरहा में, गायत्री में, ढेलवा डी, एनसीपीएच, हल्दीबाड़ी और केटकोना, खैरहा में चालू है। अब मान लो ये 21-22 का है ना, तो 21-22 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अब मान लो 22-23 का तो डाटा है नहीं, ये सारा डाटा 21-22 का है। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ फिर से केटकी का नाम आ गया। ये केटकी माइन से बोलता है फ्री स्टीयर्ड व्हीकल, मतलब स्टीयरिंग वगैरह का नहीं, बिना स्टीयरिंग वाला जो रहेगा फ्री स्टीयर्ड व्हीकल का प्रपोजल है केटकी अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है, केटकी अंडरग्राउंड माइंस में फ्री हो सकता है कि फ्री स्टीयर्ड व्हीकल कौन से माइंस के लिए प्रपोज था, तो केटकी अंडरग्राउंड माइंस। तो ये ध्यान रखना, केटकी वैसा है जो एमडीओ मोड में चला गया है, और फ्री स्टीयर्ड व्हीकल का भी प्रपोजल इसी माइंस के लिए। और मेन राइडिंग सिस्टम पूछेगा नहीं कि अगर एक दो माइंस में रहता तो पूछता है, यहाँ है कि सभी माइंस में तो अधिकतर में तो दिख ही रहा है, किसी किसी में नहीं दिख रहा है। तो खेरहा, गायत्री, ढेलवाडी, एनसीपीएच, हल्दीबाड़ी और केटकोना माइंस में अभी अंडर प्रोसेस में है। सरफेस माइनर कहाँ कहाँ पे है, तो सरफेस माइनर हैज बीन डिप्लॉयड ऑन हायरिंग बेसिस फॉर कोल प्रोडक्शन एट गेवरा ओपन कास्ट में है, गेवरा ओपन कास्ट एक्सपांसन में है, दीपका ओपन कास्ट एक्सपेंशन में है, कुसमुंडा ओपन कास्ट एक्सपेंशन में है, छाल ओपन कास्ट में है, जामपली ओपन कास्ट में है, ब्रॉड ओपन कास्ट में है, बिजरी और गेरे पालमा और महान 2 ओसी में है। इतना माइज में ओपन मतलब सरफेस माइनर डिप्लॉयड है। ये भी नहीं पूछेगा कि सरफेस माइनर कौन कौन सा माइंस में, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हाँ, हाईवाल माइनिंग पूछ सकता है कि हाईवाल माइनिंग जो था ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि हाईवाल कैसा है, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड या हाइब्रिड माइनिंग टेक्नोलॉजी है, तो ये हाइब्रिड माइनिंग टेक्नोलॉजी है। और फर्स्ट बार ये कहाँ ट्राई किया गया था, ये फर्स्ट बार जो ट्राई किया गया था ये एसीसीएल का जो शारदा प्रोजेक्ट है वहीं पे ये ट्राई किया गया है। तो इसमें क्या होता है, रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम होता है जिसमें कोयला को निकाला जाता है। इसमें जो सिम का थिकनेस होता है वो 0.9 टू 1.5 मीटर तक वेरी करता है। या कोयला जो हाईवाल के अंदर फंस गया है, हाईवाल के अंदर, हाईवाल मतलब क्या, ये पूरा हाईवाल है, इसके नीचे कोयला का सीम है। अब एक कि अगर हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हुए आएंगे तोड़ते हुए, तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो उस केस में स्ट्रिपिंग रेशियो भी ज़्यादा हो जाएगा या कुछ और कंस्टेंट रहेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सीधा कोयला सिम में ही अटैक करेंगे। तो उसके लिए हाईवाल माइनर का यूज़ किया जाता है। तो हाईवाल माइनर क्या है, रिमोटली ऑपरेटेड एक मशीन है। ठीक है, जो सिम थिकनेस 0.9 टू 1.5 मीटर के लिए जनरली यूज किया जाता है। या कोयला जो हाईवाल में लॉक हो गया है, या बोलता है कि माइन बाउंड्री में जो लॉक हो गया है, और उस कोयला को निकालना है, अगर हम लोग नॉर्मल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके निकालेंगे तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इस वहां पे हम लोग हाईवाल माइनर यूज करके निकालेंगे। प्रेजेंट में 2 सेट्स ऑफ हाईवाल माइनर या हाईवाल माइनिंग शारदा ओपन कास्ट माइन है। कौन सा एरिया में आता है, सुहागपुर एरिया के अंदर आता है,
वहां पे ये चल रहा है। और टोटल प्रोडक्शन जो 21-22 में हुआ था हाइवाल माइनर से, ये 3.20 लाख टन हुआ था। 3.20 लाख टन शारदा ओपन कास्ट माइनर। तो शारदा ओपन कास्ट का पूछ सकता है, शारदा ओपन कास्ट का पूछ सकता है कि हाईवाल माइनिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है। अब देखो, कंटिन्यूअस माइनर बहुत सारे माइंस में है, लेकिन कंटिन्यूअस माइनर कहाँ पे अभी इंस्टॉल करने का plan है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस माइनर राजगमर अंडरग्राउंड, शिवपुर ब्लॉक, उपचर्चा अंडरग्राउंड, गायत्री अंडरग्राउंड और केटकी अंडरग्राउंड में कंटिन्यूअस माइनर का प्लानिंग है। कंटिन्यूअस माइनर कहाँ है? राजगमर, उधर का कुछ लोकल लैंग्वेज होगा, लोकल गांव वगैरह होगा, जैसे इधर खंडिया हो गया, कोपा हो गया, इस तरीके से। जैसे गिरिडीह में जो सीम वगैरह का नाम है ना, खंडिया, बालू, जगह जगह नाम बालूडींगा, अटपटांग नाम है। हम लोग यहाँ रहते हैं तो इजीली बोलते हैं, बोल पाते हैं। ये सब नाम राजगमर भी हो सकता है, राजगमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शिवपुर ब्लॉक जो चर्चा अंडरग्राउंड का है, गायत्री अंडरग्राउंड और केटकी, केटकी सब जगह नाम आ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए केटकी से क्वेश्चन दिया। यहाँ पे कंटिन्यूअस मैनर लगाने का प्लानिंग है, फ्यूचर में प्लानिंग है। अभी हुआ कहाँ है पूरा? अभी तो हम लोग हाफ भी नहीं पहुंचे पहुंचे हैं। अभी हम लोग हाफ भी नहीं पहुंचे हैं एससीएल का पूरा रिपोर्ट में। बोल रहे हो गया। अब एक ध्यान रखना है कि यहाँ से, कि एससीएल जो है ना एक रोड मैप बना रहा है। एससीएल इज मेकिंग ए रोड मैप टू अचीव 32.4 मिलियन टन कोयला, कहाँ से? अंडरग्राउंड माइन से 2030 तक में। मतलब अप टू 2030 तक का प्लानिंग है कि 32.4 मिलियन टन कोयला अंडरग्राउंड माइन से निकले। इसके लिए 46 अंडरग्राउंड माइंस को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पे अंडरग्राउंड मतलब कंटिन्यूअस माइनर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और 5 ऐसा माइंस आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी विथ कंटिन्यूअस माइनर विल बी इंट्रोड्यूस्ड। पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में अभी हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो एससीएल का एक रोड मैप है कि 2030 तक उसका प्लानिंग है कि 32.4 मिलियन टन जो है ना 2030 में तक में अंडरग्राउंड से प्रोड्यूस करें। और क्या प्लानिंग है उसमें से? 46 अंडरग्राउंड माइंस है, उसमें उसका है कि माइनर, कंटिन्यूअस माइनर चलवा, मतलब प्लानिंग है। और 5 माइंस में पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअस माइनर के साथ इंट्रोड्यूस करना है। एसएससीएल का सब्सिडरी कंपनी दो है, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड है और दूसरा छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड है। ध्यान रखना, सब्सिडरी कंपनी दो है, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड जिसको सीईआरएल बोला जाता है, या छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड सीईडब्ल्यूआरएल बोला जाता है। ठीक है, ये एसएससीएल का टारगेट था 2022-23 का 182, जिसमें 167.01 मिलियन टन की। मेन राइडिंग सिस्टम वगैरह करवा दिए, हाईवाल माइनिंग तुम लोग करवा ही दिए हैं। और हाईवाल माइनिंग जो था ना 2011 में शारदा ओपन कास्ट माइंस में, शारदा माइन जो है सुहागपुर एरिया में, वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये सब जो है अंडरग्राउंड सरफेस कोल गैसिफिकेशन, ये जो लास्ट वाला वीडियो है ना, अगर तुम लोग कोई वहाँ देखोगे तो वहाँ पे तुम लोग को मिलेगा ये, कि वहाँ पे बताए होंगे कि कोल गैस, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन वगैरह जो भी है, इसमें क्या होता है, नन कोकिंग कोल को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा और इसको क्लीन फ्यूल गैस में कन्वर्ट करके, या सिनगेज जिसको बोलते हैं, इसमें मेनली H2 रहेगा, CO रहेगा, CH4 वहाँ से निकाल लेंगे।
और CH4 को हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन माइन ऑफ एसीसीएल गेवरा होना चाहिए, 50 मिलियन टन इस बार क्रॉस किया है ना, वो 50 मिलियन टन क्रॉस कर गया है, तो गेवरा ही है, गेवरा या दीपका, यही इसका दो बड़ा माइंस है, ठीक है। कोल बेड मीथेन वगैरह का भी बात कर रहा है कि हसदेव एरिया जो है सोहागपुर एरिया का, सोहागपुर CBM ब्लॉक 1 अंडर हसदेव एरिया, उस एमपीडीआई के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है CBM के लिए कि वहां पे कोल बेड मीथेन कि सीधा हम लोग मीथेन निकाल लें। अब मीथेन से जो एनर्जी निकल रहा देख रहे हो कि 1 kg मीथेन जल 8,000 कैलोरी का एनर्जी रिलीज होगा। टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है 21-22 के अकॉर्डिंग, 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 44,405 है। आज के रेट में ये और कम हो गया होगा, ये आज के रेट में और कम हो गया होगा। हाईवाल माइनिंग टेक्नोलॉजी बता दिए हैं। कंटिन्यूअस माइनर के बारे में है। हाँ, यहाँ पे कंटिन्यूअस माइनर में क्या है कि लो कैप, LCCM का फुल फॉर्म कभी पूछ सकता है। LCCM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो लो कैपेसिटी कंटिन्यूअस माइनर। ये कहाँ है, रानी अटारी, ऐसा ऐसा नाम है ना, लग रहा है जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। रानी अटारी अंडरग्राउंड माइंस इज इन ऑपरेशन में वहाँ है। LCCM जो माइंस है वो रानी अटारी है, जो अंडरग्राउंड माइंस है वहाँ पे चल रहा है। और टोटल जो कोल प्रोडक्शन कंटिन्यूअस माइनर से आया हुआ था, ये 46.27 लाख टन आया था, ठीक है, 46.27 लाख टन ये आया हुआ था। डांकुनी कोल कॉम्प्लेक्स पश्चिम बंगाल में है। इसमें है ना, मान लो कोकिंग को जो कोल कार्बनाइजेशन प्लांट है, वो कोयला को ला के वहां पे उसका, जो हम लोग स्टार्टिंग में EMT में पढ़े हुए हैं चैप्टर में, क्या कि कैसे कोयला को कोकिंग कोल बनाया जा रहा है ना, कोकिंग कोल वगैरह जो बनाया जाता है वही है एक तरीके से डाउनकनी कोल कॉम्प्लेक्स। सरफेस माइनर से जो प्रोडक्शन हुआ है 21-22 में, वो 88.17 मिलियन टन है, क्योंकि ओपन कास्ट में देखो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सरफेस माइनर। 88.17 मिलियन टन जो कोयला है इसी से निकला हुआ है। अब ये देखो, ये हो गया ना, ये जो हम अभी बताएं, जो तुम लोग को 1225 बताए हैं, वो एक्चुअल फिगर है। ये क्या है कि सिम्पेडियाइल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जितना मशीन था, मान लो कोई मशीन है कि साल भर बैठा हुआ रह गया, काम नहीं किया, तो उसको सिर्फ यहाँ पे काउंट किया है। वहां पे जितना ड्रैग लाइन था, मान लो 4 अगर ड्रैग लाइन था, तो यहाँ पे क्या बताया है कि 2 ही ड्रैग लाइन है। मतलब क्या, 21-22 के लिए जो ड्रैग लाइन अवेलेबल रहा, वो 2 ही ड्रैग लाइन अवेलेबल रहा। ये फिगर से ये समझना है, ठीक है। इसका हम बता दे रहे, 47 नंबर पेज में बोल रहे हो ना, 47। कितना नंबर पेज है यार, FLEET। देखो, एक फ्लीट से एक बार में निकल गया ना। ये कोई लड़का हमको लग रहा है 15-20 दिन पहले भेजा हुआ था। क्या एसईसीएल के पास टोटल 1225 HEMM है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ HEMM। तो क्या है, अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ HEMM, कितना अवेलेबल रहा और कितना हम लोग इसका यूटिलाइज कर पाए एच पर सिम्पेडियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो सिम्पेडियल के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन था 21-22 में, कि अवेलेबिलिटी होना चाहिए कितना, 85% होना चाहिए। अवेलेबिलिटी जो होना चाहिए था 85% होना चाहिए था कितना, 21-22 में 95 था, और 20-21 में कितना था, 76 था, इतना अवेलेबल था। और यूटिलाइजेशन कितना कर पाए, सिम्पीडियल के अकॉर्डिंग 73 का होना था, लेकिन हम लोग 62 और 52 किए। और यहाँ पे देखो, तो टोटल फ्लीट के अकॉर्डिंग हमको यही टिक करना है, ठीक है, ऊपर वाला ही टिक करना है, नीचे वाला टिक नहीं करना है, क्योंकि कुछ परफॉर्मेंस वगैरह वाला यहाँ काउंट किया हुआ है। इसमें हो सकता है कि कुछ सर्वे ऑफ वगैरह हो गया होगा, लेकिन ग्राउंडिंग वाले को कंसीडर नहीं करना चाहिए।
ठीक है, तो ये टोटल वाला 1225 जो है ना, 1225 यहाँ तो नहीं आ रहा, 3 3 6 4 10 2 12, कुछ तो यहाँ शॉर्टेज है क्योंकि यहाँ 568 डंपर, यहाँ 544 डंपर है। ठीक है, तो इसी फिगर को ध्यान रखना है, ये वाला फिगर को। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ओएमएस, आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट कितना है? आउटपुट पर मैन शिफ्ट अंडरग्राउंड माइंस का 1.64 टन और ओपन कास्ट का 28.99 टन, तो ओवरऑल कितना है? 12.32 टन। तो ओएमएस 23-24 का भी डाटा नहीं है यार, तुमसे नहीं पूछेगा 23-24 का कितना टारगेट है, ये नहीं पूछने वाला है तुमसे एग्जाम में। ठीक है, ओबी रिमूवल का जो टारगेट था 250 का था, 196 किया हुआ था। हाँ, टारगेट कितना था देखो, टारगेट जो था 21-22 का, 21-22 का और 22-23 का। 22-23 का 182 था, 172 था, किया कितना? 142.52 किया। यहाँ कितना किया? 167.01 किया। ठीक है, ये टारगेट था। कितना किया? सब्सिडरी बता दी है कि दो सब्सिडरी है, CERL और CEWRL, दो सब्सिडरी है। LCCM रानी अटारी में, और एक कहाँ इंस्टॉल करने का प्लानिंग है? एक इंस्टॉल करने का प्लानिंग है कुर्जा शीतलधरा अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है, और हैवाल माइनिंग शारदा ओपन कास्ट जो प्रोजेक्ट है सुहागपुर एरिया में, वहाँ पे हैवाल माइनिंग चल रहा है। कल के लिए कुछ नहीं बचेगा, हम आज ही कंप्लीट करवा देंगे क्योंकि ये सब इतना बोरिंग चीज़ है ना। देखिए कि तुम लोग बहुत लड़के लोग कमेंट कर रहे हो कि ये, बहुत लड़का लोग पर्सनली मैसेज कर रहा था कि सर ACCL का करवा दीजिए, हमने सब तो किया हुआ है, मतलब मिल नहीं रहा है, तो चलो एक क्लास ले लिए, इसको यूट्यूब पे डाल देंगे सभी के लिए। ठीक है, शॉर्टवॉल माइनिंग कहाँ लाया गया है? ध्यान रखो, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, छुपा हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी उठा के दे, मतलब 298 पेज या कितना पेज का है, एक क्वेश्चन कहीं से उठाने का रहे, चार क्वेश्चन उठा के दे देगा, किसी से ना बने, ऐसा भी हो सकता है। लोंगवाल माइनिंग टेक्नोलॉजी ये प्रेजेंटली एससीएल में यूज में नहीं है, लेकिन वो सक्सेसफुली ऑपरेटेड था पास्ट में, जो कुमदा न्यू बलरामपुर एंड राजेंद्र माइंस ऑफ एससीएल, मतलब लोंगवाल माइनिंग अभी नहीं है, अभी तो नहीं है यूज में, लेकिन पास्ट में कभी, पास्ट में कुमदा न्यू बलरामपुर और राजेंद्र माइंस में था। और सोटवाल माइनिंग बलरामपुर अंडरग्राउंड माइंस में, जो बिश्रामपुर एरिया के अंदर आता है। देखो ये सब क्या है, जो एरिया एरिया दिया हुआ है ना, जो वहाँ का लड़का होगा उसी को थोड़ा बहुत एरिया का बारे में आइडिया होगा, नहीं तो किसी को आइडिया उतना रहेगा नहीं कि कौन सा एरिया किसके अंदर आ गया, वो सब लगेगा अननोन चीज। अब देखो यहाँ पर बता रहे थे ना, एक CIC है, कोरबा है, मान रायगढ़ है, और एक चौथा जो दिया हुआ है देखो, टाटा पानी रामकोला। अभी बताए थे कि टोटल 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप के अंदर 13 एरिया लाया गया है, और 13 एरिया के अंदर टोटल माइंस 65 माइंस है। तो यहाँ पे क्या है कि एक टाटा पानी राम कोला को लाया है। ठीक है, टाटा पानी राम कोला को। अब एक बस एक लास्ट करवा देते तुम लोग को, छत्तीसगढ़ वाला डिस्ट्रिक्ट वाला है ना, कि टोटल कोल डिपॉजिट जो है एससीएल का, वो ग्रेट सोन महानदी मास्टर बेसिन में लाई करता है, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, और 3 डिस्ट्रिक्ट है MP में। अब देखो छत्तीसगढ़ 6 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कितना डिस्ट्रिक्ट है? कोरबा, रायगढ़, सुरजगुजा 3, बलरामपुर 4, और कोरिया, ये तो 5 ही हो रहा है, एक छठा कौन सा मिसिंग हो गया? तो 6 डिस्ट्रिक्ट में है, 6 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का और 3 डिस्ट्रिक्ट MP का, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में SCCL का माइंस है। और दांकुनी कोल कॉम्प्लेक्स क्या है? ये सूरजपुर तो बताया ना, सूरजपुर भी एक है। ठीक है, तो 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया छत्तीसगढ़ का, और 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया MP का।
ये एरिया याद नहीं रखना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, कोरबा, कुसमुंडा, दिपका, गेवरा और रायगढ़, तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि बाकी जो एरिया है वो सीआईसी के अंदर आ गया, बाकी जो एरिया है वो सीआईसी के अंदर आ गया। ठीक है, 67 साइट में दिया हुआ था, तो 65 हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसी को लेके चलना है। ठीक है, बाकी ये सब सारा चीज़ बता ही दिए हैं। शेड्यूल भी, सीपीएससी का फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये डब्ल्यू स्केल के एग्जाम में ही आया हुआ था लास्ट ईयर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछा डब्ल्यू स्केल कैसा कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, या इंटरप्राइज जो भी हो, और एक डीपी देखना, डीपी का गाइडलाइंस, डीपी का गाइडलाइंस बोलता है तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। हाँ, पीपीटी हम ग्रुप में डाल देंगे, तुम लोग मिल जाएगा। एक्सीसीएल क्या बताते हैं, इंडिया कोल प्रोडक्शन में कितने नंबर पे है, ये गूगल से हम सर्च करके बताते हैं। अच्छा, ये फंक्शनल डायरेक्टर पीएस मिश्रा, ये सीएमडी हो गए हैं, एस के पाल डीटीओ हो गए, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन, श्री एस एन कपरी जो हैं ये डीटीपीएनपी हो गए, डीटीपीएनपी, और एक पर्सनल वाले हो गए देवाशीष आचार्य, और श्री जी श्रीनिवासन, ये हो गए डायरेक्टर फाइनेंस। ये नाम तुम लोग याद रखना है, कोई क्वेश्चन आया हुआ है अभी। इतना ही था एससीसीएल का एनुअल रिपोर्ट। अब अगर कुछ इसके बाद भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा, तुक्का मार के आना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इतना कोई पढ़ेगा भी नहीं। देखो स्टार्टिंग में 116 लड़का था, अभी 89 लड़का बचा। क्या बोल रहे हैं अनुराग? ठीक है, क्या बोल रहे हो कि इंडिया का कितना लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, या रैंकिंग, रैंकिंग ऑफ कोल कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री। ये कैसा दिया है यार, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस तरीके से दिया है ना। देखो चाइना लार्जेस्ट है, ठीक है, और टॉप 5 में कौन कौन है, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ठीक है, कोल प्रोड्यूसिंग, कोल प्रोडक्शन बाय कंट्री, तो इंडिया सेकेंड में आ रहा है। ये डाटा कब का है लेकिन यार, लेटेस्ट। चाइना, इंडिया, ठीक है, चाइना, इंडिया, पहला चाइना है, सेकंड में इंडिया है, तीसरा अमेरिका है, चौथा ऑस्ट्रेलिया है, और पांचवा, बस यही पांच ध्यान रखना तुम लोग, पांचवा इंडोनेशिया है। अरे यार 20-21 का तुमसे पूछेगा टारगेट, 20-21 का नहीं पूछेगा। अब क्या बोल, रिजर्व के अकॉर्डिंग ना, रिजर्व को कहीं दिया हुआ है, पांचवा पोजीशन दिया हुआ है इंडिया का। फिफ्थ लार्जेस्ट रिकवरेबल कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड, इंडिया का पांचवा पोजीशन है। ठीक है,
लार्जेस्ट रिकवरेबल कोल रिजर्व। लार्जेस्ट कोल रिजर्व कंट्री, यूनाइटेड स्टेट पहला पे है, और इंडिया का पोजीशन पांचवा है। ठीक है, इंडिया का पोजीशन पांचवा है। टॉप 5 डाल देते हैं। टॉप 5। चाइना, ये तो हो गया। चाइना इंडिया क्यों लिख दे रहा है यहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। ठीक है ना। कोल रिजर्व इस 2016 का डाटा है यार, बहुत पुराना डाटा है, 2016 का है। लेकिन ज़्यादा चेंज होना नहीं चाहिए इस सब में। फिफ्थ में इंडिया का है। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन ध्यान रखना, इंडिया का ही है। और पहला पोजीशन यूनाइटेड स्टेट का ही है। हाँ ठीक है, ये डाटा सही है, ये थोड़ा लेटेस्ट का होगा कभी का। तो रिजर्व के अकॉर्डिंग है ना, रिजर्व के अकॉर्डिंग रैंकिंग जो है, ये रिजर्व के अकॉर्डिंग रैंकिंग है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना ही रखते हैं, बाकी तो डायरेक्टर टेक्निकल वगैरह सब पता है ना तुम लोग का, उसका कोल इंडिया का। तुमसे कोल इंडिया का वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बोलो परवीन, किसी का क्लिक नहीं हो रहा है, ये जो है ना, इसमें क्लिक ही नहीं हो रहा है। फिर से रेज हैंड करके देखो, अगर हो जाएगा तो ठीक है। नहीं हो रहा है। कॉल रिजर्व वगैरह भी तुम लोग को हम बताए हुए हैं, लेकिन तुम लोग है कि वो वीडियो नहीं देखे हो लग रहा है। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया तो हम बता दे रहे हैं इसका, कि टोटल रिजर्व के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टोटल रिजर्व के अकॉर्डिंग उड़ीसा पहला पोजीशन पे आ रहा है। सेकंड पोजीशन पे जो आ रहा है वो झारखंड आ रहा है, टोटल रिसोर्स, टोटल रिजर्व के अकॉर्डिंग। और थर्ड पोजीशन में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और अगर प्रूव्ड की बात करेंगे, मेजर्ड की बात करेंगे, तो मेजर वाले में झारखंड पहला पोजीशन पे है, दूसरा में उड़ीसा है, और तीसरा में छत्तीसगढ़ है। टोटल के केस में पहला पोजीशन उड़ीसा का है, टोटल रिसोर्स के केस में। सेकंड में पोजीशन झारखंड का है, थर्ड में छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अभी बताया ना 352 बिलियन टन बताए हुए थे, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और कुछ प्रूव हुआ। तो ये जो 1/4/2022 वो 21-22 का था, वो 21 का डाटा था, ये 1 साल के बाद का डाटा है। तो 361.411 बिलियन टन इतना अभी रिजर्व है। टोटल जोड़ के 361 कहीं कहीं होगा, 361, मतलब 3,61,411 मिलियन टन बोलो, या 361.411 बिलियन टन बोलो। ठीक है, तो ये रैंकिंग ध्यान रखो, रिजर्व टोटल के अकॉर्डिंग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़।
और मेजर्ड या प्रूव्ड के अकॉर्डिंग, एक्चुअल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। लेकिन टोटल के अकॉर्डिंग ही पूछेगा तो टोटल में उड़ीसा आगे हो गया है, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखना तुम। अब ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी तुम लोग एससीसीएल का जीके वगैरह जो भी है, मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब पढ़ लो, शिक्षा मंत्री कौन है, जो जिस तरीके से एससीसीएल में वहाँ क्वेश्चन आया हुआ था डब्ल्यूसी में। एसओपी में कुछ नहीं पढ़ना है, एसओपी में है ना, एसओपी का सिर्फ फुल फॉर्म पता रखो, एसओपी का फुल फॉर्म क्या है बस। बाकी एसओपी का कुछ है ही नहीं डिटेल में। एसओपी क्या हो गया, मान लो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कोई भी चीज को चलाने का स्टैंडर्ड क्या उसका प्रोसेस है। जैसे मान लो हिंदी में क्या हो गया, मानक संचालन पद्धति, एसओपी का फुल फॉर्म। डंपर चलाना है तो डंपर चलाने का क्या एसओपी है, होना चाहिए, कैसे डंपर चलाना है। तो एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जो हर एक माइंस वाले सभी को देते हैं आज के टाइम में। डोजर चलाना है, कोई भी मशीनरी ऑपरेट करना है तो उसका एसओपी हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो बस यही रहता है, सभी जगह लिखा हुआ है, बाकी इसका गूगल में भी ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। एसओपी, ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ रिटेन इंस्ट्रक्शन, वो डिस्क्राइब करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मस्ट बी टेकन टू प्रॉपरली परफॉर्म ए रूटीन एक्टिविटी। मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस हम लोग को करना चाहिए कि कोई भी जो एक रूटीन एक्टिविटी है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो पाए। मान लो डंपर चलाना है तो डंपर ऑपरेटर है कि या चेकिंग गैंग वाला पहले डंपर को अच्छे से चेक कर लेगा। अब डंपर ऑपरेटर जाएगा, डंपर स्टार्ट करके एक बार सारा उसका कंट्रोल लीवर काम कर रहा है कि नहीं, हॉर्न काम कर रहा है कि नहीं, एवीए काम कर रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ देखेगा। उसके बाद डंपर को लेके वो फील्ड में गया, डंपर को फील्ड में लेके जाएगा तो जो भी उसका स्पीड है कि 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, उस स्पीड से वो जाएगा। फेस में लेगा, फिर लोड लेके अनलोडिंग पॉइंट पे जाएगा। तो वो सारा जो कोई भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेगा, कोई भी डंपर को, और अगर ओवरटेक करना रहेगा तो सामने वाला डंपर अगर 10 किलोमीटर पर आवर के कम स्पीड से रहेगा तब ये हॉर्न मारते हुए उसको ओवरटेक करेगा। ऐसा करके जो प्रावधान है बस यही है एसओपी के अंदर, और एसओपी कुछ नहीं है। एसओपी और सीओपी दिखा दीजिए कैसा होता है, ठीक है, हम एक एक कॉपी उसका हम भेज देंगे। तो एसओपी का देखो यही, अगर या तो डिफिनेशन पूछने रहेगा तो यही आ सकता है कि एसओपी क्या है। तो एसओपी एक रिटेन इंस्ट्रक्शन है जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस फॉलो करना है कि किसी भी काम को प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए, अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वही एसओपी कहलाता है। क्या है एसओपी का पर्पस, क्या है, कैरी आउट द ऑपरेशन करेक्टली एंड ऑलवेज इन द सेम मैनर। कि मान लो कुछ है कि होता है ना अंडरग्राउंड माइन से, मान लो ड्रिल बीट को क्या करना है, शार्प करना है, पजाना है बोलो, तो उसका एसओपी बना दो कि वर्कर लोग सावधानी पूर्वक काम करें। मान लो अभी कोरोना वायरस आ रहा था, तो उस केस में माइंस में कैसे सब वर्कर को काम करना, डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, तो वो सारा चीज क्या हो गया, एसओपी हो गया। तो मेनली एसओपी यही है और बाकी एसओपी कुछ नहीं है। तो एसओपी का हमको नहीं लगता है कभी कुछ वैसा पूछेगा, सिर्फ फुल फॉर्म पूछ सकता है। एसओपी ही है ना वहाँ पढ़ने के लिए दिया हुआ। और सीओपी में हो गया कि मान लो कोई मशीन वगैरह बीडी हो गया है, ठीक है, मशीन बीडी हो गया, कोड ऑफ प्रैक्टिस कि क्या हम लोग को कोड प्रैक्टिस में क्या क्या लाना चाहिए। कि मान लो सीओपी है, कोई मशीन वहां पे ब्रेक डाउन हो गया है, वर्कशॉप में कुछ काम चल रहा है, तो जो मेंटेनेंस गैंग उस काम में लगा हुआ है तो हैंड ग्लव्स वगैरह पहन के काम करना चाहिए। कुछ कोई भी मशीनरी वगैरह का जहाँ है कि प्रेशर वाला मशीनरी है तो कितना सेफ डिस्टेंस बना के काम करना चाहिए, तो वो सारा चीज उसमें दिया हुआ है। तो वो सीओपी के अंदर आ गया कि मतलब क्या प्रैक्टिस में लाना चाहिए। ठीक है, दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है।
अब बाकी इसके बारे में डिटेल कहीं नहीं मिलेगा तुमको, है कि हम एसओपी होता क्या है वो एसओपी दिखा सकते हैं, देखते हैं। एसएमपी अगर होगा मेरे पास अभी तो एसएमपी में भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, देखो यहाँ पे तुमको अभी दिखेगा एसओपी, ठीक है ना, एसओपी क्या होता है। देखो, टो एरिया में ड्रिल मशीन संचालन के संदर्भ में, कि टो है तो वहां पे ड्रिल मशीन कैसे चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ब्लास्टिंग ऑफिसर ओवरमैन का। या देखो यहाँ पे एक हम एसओपी फॉर ड्रिल ऑपरेटर, देखो एक हम एसओपी पढ़ के तुम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। आज ही कर दे रहे हैं, क्योंकि कल पता नहीं कल क्लास हो पाएगा, क्योंकि अभी आउट ऑफ स्टेशन हम जाने वाले हैं, भोपाल की ओर जाने वाले हैं, इसलिए। एसओपी फॉर ड्रिल ऑपरेटर क्या है? ड्रिल ऑपरेटर ड्रिल चालू करते समय निम्नलिखित सुरक्षा उपकरणों की जांच कर लें: फायर एक्सटिंग्विशर, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, ब्रेक, इमरजेंसी पुश बटन, थर्मोस्टेट, मोटर प्रोटेक्शन रिले और प्रॉपर इंटरलॉक ईटीसी। पहले क्या है कि ड्रिल ऑपरेटर जो भी उपकरण दिया हुआ है, सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी है, उसका पहले जांच कर लेगा। अगर सभी उपकरण कार्यरत हो तभी ड्रिल मशीन को उपयोग में लाया जाएगा। ड्रिल मशीन को हमेशा लेवल ग्राउंड पे खड़ा करना है और एज से कम 3 मीटर दूर खड़ा करना है। ओवरहेड क्रॉस करते समय उसका जो मास्ट रहेगा उसको नीचे गिरा देना है, और उस समय कंपिटेंट सुपरविजन हो। मास्ट जब उठाना हो या गिराना हो तो आसपास में कोई आदमी ना हो। ड्रिलिंग फेस में लाइट का व्यवस्था हो तभी ड्रिलिंग करें। ऑपरेटर ड्रिल का कंट्रोल हमेशा अपने पास रखेगा, यदि छोड़ने की जरूरत हो तो असिस्टेंट को कंट्रोल दें। ऑपरेटर केबिन एवं उसमें लगे शीशा को साफ सुथरा रखा जाएगा। सभी ड्रिल ऑपरेटर ड्रिल मशीन को उपयोग में लाने के पहले पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में किसी भी जगह से तेल का रिसाव नहीं हो रहा है, या तो जो दिया हुआ है। सभी ड्रिल ऑपरेटर ड्रिल होल करते समय हमेशा पानी का उपयोग करेंगे। ड्रिलिंग का कार्य सुपरवाइजर की निगरानी में हो। तो ये सारा जो दिया हुआ है यही एसओपी है। ये क्या हो गया? एसओपी है। वेल्डिंग मशीन प्लांट के सुरक्षित उपयोग के संदर्भ में, है ना, एसओपी फॉर वेल्डिंग हो गया ये एसओपी फॉर स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव हो गया। इस तरीके से ये जो है ये एसओपी बनाया जाता है, ठीक है ना, ये एसओपी यही है। इसी बीच में कहीं देखते हैं सीओपी होगा तो तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। सीओपी, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर वर्कशॉप, है ना। देखो, वर्कशॉप का प्रॉपर लेआउट सुनिश्चित किया जाएगा। फोरमैन जो एक्सकेवेशन का रहेगा वो यह सुनिश्चित करेगा कि वर्कशॉप जो है साफ, स्वच्छ एवं उचित रख रखाव हो। फोरमैन जो एक्सकेवेशन का रहेगा वो यह सुनिश्चित करेगा कि मशीनों की वॉशिंग, जो भी मशीन होता है, ओपन कास्ट व्यूज वगैरह जो भी मशीन, सही अंतराल पर उसका अवश्य जांच किया जाए, वॉशिंग किया जाए। वॉशिंग अरेंजमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। फॉरमैन एक्सकेवेशन ये हर एक माइंस के लिए, ठीक है। ये मान लो जिस माइंस का है उस माइंस के लिए दिया हुआ है कि टायर में हवा भरने का कार्य सुरक्षा के साथ गार्ड केज के अंदर से ही किया जाएगा। मतलब टायर भरने में होता है ना, बहुत बार टायर ब्लास्ट कर जाता है या रिम उसका निकल जाता है, तो उस केस में प्रोटेक्शन के लिए गार्ड वगैरह होता है, सील्ड होता है, उसके अंदर से जाके काम करेगा। बैटरी रूम में 2 निकास द्वार रहेगा, एग्जॉस्ट फैन का व्यवस्था किया जाएगा। तो ये हो गया सीओपी हो गया। अब मेंटेनेंस के विभिन्न कार्य हेतु एसओपी बनाया जाएगा। मतलब देखो एसओपी क्या हो गया, अब कोई भी मेंटेनेंस से काम करना है कि डंपर कम मेंटेनेंस से काम करना है तो एसओपी बनाया जाएगा। ये पूरा वर्कशॉप का एसओपी हो गया कि लंबा चौड़ा एरिया रहा तो वर्कशॉप में क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए। तो वो हो गया कोड ऑफ प्रैक्टिस हो गया, सीओपी हो गया। और देखते हैं कुछ एसओपी होगा तो। एक सीओपी मिला। अब देखो सीओपी फॉर क्या हो गया, सब स्टेशन के लिए हो गया, ठीक है। सीओपी किसके लिए हो गया? सब स्टेशन के लिए, ठीक है। हम ये शेयर कर देंगे थोड़ा सा, कुछ कुछ पोर्शन लेके, पूरा तो शेयर नहीं कर पाएंगे। कि मान लो सब स्टेशन हो गया जहां पे बिजली से रिलेटेड उपकरण चल रहा है वहां पे, तो वहां पे सब स्टेशन में का क्या क्या सीओपी होना चाहिए कि सब स्टेशन के चारों तरफ 4 दीवारी का व्यवस्था होगा।
साथ ही उचित लेआउट एवं सिंगल लाइन डायग्राम भी दर्शाया होता है ना, सिंगल लाइन डायग्राम। एक वाइट जो रहता है कार्डबोर्ड साइड का पेपर, उसी में क्या रहेगा, कहाँ कहाँ ट्रांसफार्मर है, कहाँ ये है मोटर है, इस तरीके से पूरा दर्शाया जाता है। सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जांच किया जाएगा। तो ये सारा चीज जो हो गया, एसओपी कहाँ के लिए हो गया, वर्कशॉप के लिए, सब स्टेशन के लिए। सर्वे वर्क के लिए क्या, सीओपी होना चाहिए, सीओपी, ठीक है। अब सर्वे वर्क का, सर्वे में वहां पे क्या काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सीओपी हो गया। फीडर ब्रेकर में काम होगा तो वहां पे क्या सीओपी होना चाहिए, तो ये देखो जगह जगह का क्या होना चाहिए, सीओपी होना चाहिए। सीओपी फॉर साइडिंग, सीओपी फॉर पावर सप्लाई, सीओपी फॉर ट्रेनिंग एंड सेफ्टी अवेयरनेस, सीओपी फॉर यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, सीओपी फॉर डस्ट सेपरेशन एंड फायर कंट्रोल प्लान। तो ये सीओपी हो गया, ठीक है। और एसओपी क्या था कि कोई पार्टिकुलर एक काम को करने जा रहे हैं तो उसके लिए एसओपी हो गया। और सीओपी क्या हो गया, एक लंबा चौड़ा एरिया हो गया, लंबा चौड़ा चीज आता है सीओपी। कि सब स्टेशन में के बारे में सीओपी आ गया, फीडर ब्रेकर के बारे में सीओपी आ गया। अब है कि फीडर ब्रेकर का बीडी हो गया तो उसको अटेंड कैसे करेगा, कैसे उसका रिपेयर करेगा, तो उसके लिए एसओपी बनाया जाएगा, ठीक है। तो मेनली यही सीओपी एसओपी होता है। बाकी कुछ कुछ हम यहाँ से फोटो वगैरह तुम लोग को दे देंगे ग्रुप में, तो पढ़ लेना खुद से, तो समझ में आ जाए कि हाँ सीओपी क्या है, एसओपी क्या है।